India is on its toes. The way the situation is evolving, the Indian military is keeping its guard up. Pakistan is threatening retaliatory strikes. The armed forces are preparing for it. They're not taking any chances across land, air and sea. The defences are up. Multi-layered air defence systems have been activated. Combat air patrols are underway. Frontline fighter jets are airborne and several Indian warships have been deployed. Even India's nuclear command is on high alert. So many countries have requested for de-escalation. Instead of listening to that, India chose to attack yesterday. Hi, Commissioner. You say that Pakistan didn't want it to escalate. Do you still not want it to escalate? I just want to point out to investigations, because in 2001, the Indian Parliament was attacked. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. At all of these different junctures, Pakistan may have cooperated on the surface. Are India and Pakistan headed towards a nuclear war? Well, India launched Operation Sindoor, striking 9 sites in Pakistan, including areas in Pakistan-occupied Kashmir. This was India's answer to a horrific massacre in Pahalgam, Kashmir, where 26 Hindu tourists were slaughtered only because they were Hindus. India made it clear these were precision strikes targeting terrorist infrastructure linked to groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Let me be clear again, they hit terror camps. Pakistan is playing the victim while continuing to harbor terrorism. जब बात पूरे अर्थ की होती है, इंटरनेशनल पीस की होती है, हार्मनी की होती है, तो एक बात भूलिएगा नहीं कि वो देश जो धर्म के नाम पे आपस में लड़के अपने ही इकोनॉमी का नुकसान कर रहे होते हैं, अपने ही इन्वायरमेंट में वॉर के थ्रू, कार्बन एमिशंस के थ्रू और पोल्यूशन बढ़ा रहे होते हैं और एक्यूआई का नुकसान कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड रिलीजन के नाम पे, वो जो बाकी मेजर सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड की, उनको ना बेवकूफ और जोकर जैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं उनको ये साफ साफ दिख रहा होता है कि ये लोग आपस में लड़े मरे, जो करना है करे, इनको थोड़ी ना अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है या डेवलपमेंट करनी है या पीस लेके आना है। और जब तक पीस नहीं होगी जनता में, तब तक क्रिएटिविटी भी नहीं फूटेगी। जब तक पीस नहीं होगी, हार्मनी नहीं होगी, इन्वायरमेंट आसपास का ठीक नहीं होगा, नेचर आसपास का ठीक नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है एक आम जनता पे, एक छोटे बच्चे पे, चाहे वो छोटा बच्चा किसी भी देश का हो, किसी भी सीमा का हो, तो क्या वो छोटा बच्चा फिर एक क्रिएटिव काम कर पाएगा आगे जाके? क्या वो छोटा बच्चा अपने देश के लिए, एशिया के लिए, अपने कॉन्टिनेंट के लिए क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में योगदान कर पाएगा या साइंस में किसी रिसर्च में योगदान कर पाएगा? नहीं, राइट? तो अभी ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट वापस से देखने को मिल रहा है इस पूरे इंडिया पाकिस्तान टेंशन के सिचुएशन में, इस पैराडाइम शिफ्ट को हमें समझना पड़ेगा कि चाहे वेस्टर्न पावर्स कितना भी क्यों ना चाह रही हो हमें आपस में लड़वाने का, कि भाई उनको तो अच्छा है ना, अब चाइना को देख लो, उनको क्या पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भाई लड़े ये मरे आपस में, हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, हम साइंस को आगे ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाएंगे, और देख लो जाके चाइना में लोग कितने पीसफुल नजर आते हैं, सब एक हार्मनी है, एक्यूआई सही है, सड़कों में गड्ढे नहीं है। लेकिन नहीं, हम क्या करें, हम अभी वो वीडियो गेम वाली सिचुएशन में आ गए कि इसकी मिसाइल उसकी मिसाइल, और नतीजा क्या हो रहा है? क्या हमारे देश इंप्रूव हो रहे हैं? नहीं, ना हमारे, ना इंडिया के, ना पाकिस्तान के। तो इसीलिए यहाँ पे आता है वैदिक फिलॉसफी का पूरा रोल टू ब्रिंग पीस, बिकॉज हमें पता होना चाहिए एज इंडियंस, वी शुड नो दैट कुछ भी हो, कोई माने चाहे ना माने, कोई वेस्टर्न सुपर पावर माने चाहे ना माने, बट हमें पता होना चाहिए कि वी आर द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो वैदिक फिलॉसफी है, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, वो एक सही मैसेज दे। तो इसीलिए आज के पॉलिटिकल फिलॉसफी के एक और वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना अष्टावक्र गीता के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करें और जानने की कोशिश करें कि वो जो आनंद की स्टेट है, वो पीस की जो स्टेट है,
वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इसी पूरी चीज़ को आज हम एनालाइज करेंगे आचार्य प्रशांत की एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिलॉसफी के द्वारा, जो उन्होंने अपने अष्टावक्र गीता के वन ऑफ सेशंस में डिस्क्राइब किया है। दूसरा प्रकरण 21वां श्लोक। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम। क्या अचरज की बात है कि जन समूह के मध्य भी कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। देखने वाले से पृथक है दृश्य, ऐसा मुझे आभास नहीं होता। न द्वैतम पश्यतो मम। कि क्या आश्चर्य की बात है कि जन समूह के बीच में भी कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। वाओ, ओके। जैसा कि अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं, न द्वैतो पश्यतम मम, कि ये जो जगत है ना, जो दिखता रहता है तुम्हें अलग अलग तरीक़ों से, भीड़ एक दिखाई देती है, देश के रूप में, जाति के रूप में, जेंडर के रूप में, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स, अलग अलग चैनल, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के रूप में, कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है। कहीं ना कहीं ये जो विभाजन है, ये जो तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं इसकी तो एज ज़्यादा है, ये तो छोटी उम्र का है, तो दोनों आपस में एसोसिएट नहीं हो सकते, या कोई जो बड़ी उम्र का है वो जो बात करे, वो जो डिसीजन ले वो ही सही है। अगर कोई एक छोटा इंसान है, अगर एक कम उम्र का इंसान है, तो उसे अगर कोई बात समझ आ रही है तो उससे कहने का हक नहीं है। या अगर कोई सुपर पावर है, कोई कंट्री, उसका कोई नेता है, उसने अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया तो उसी की फ़ैन फॉलोइंग बननी चाहिए। वो कंट्री जो सुपर पावर नहीं है, उससे अपने तरीके से डिसीजन लेने का हक नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो विभाजन कहीं ना कहीं हम करते हैं, जो डिवीज़न कहीं ना कहीं हम करते हैं, अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि जन समूहे अपि, जन समूह के बीच में भी इतने सारे जन समूह हैं, इतनी विविधताएं हैं, लेकिन उसके बीच में भी न द्वैतम पश्यतो मम, कोई द्वैत नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। इतना बड़ा जन समूह है, इतना बड़ा डिवीज़न है, लेकिन फिर भी मुझे कोई डिवीज़न नहीं दिखाई दे रहा। बस मैं ही मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा ही प्रोजेक्शन तो है सब कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि जो ट्रिगर पॉइंट है वो मेरे ही भीतर से आ रहा हो, या मेरे ही हाथ में हो उसे रोकना या उसका निर्माण करना। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम। कितना भी जन समूह हो, भीड़ के बीच में खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग हैं, मुझे अलग कुछ दिखाई देता नहीं। या तो मैं ये कहूँगा कि जितने हैं वो सब मैं ही हूँ, या मैं ये कहूँगा कि कोई भी नहीं है, हैं भी और मुझसे पृथक भी हैं। ये जो एक साधारण प्रतीति रहती है वो मुझे नहीं होती अब। समझ रहे हैं आप, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि या तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी नहीं है, जो भी है मैं ही हूँ, मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरा ही रूप है जो मुझे दिखाई दे रहा है, विविधताएं बन के, डिफ्रेंशिएशंस बन के। या तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी नहीं है। अगर मैं ही नहीं होता, मेरी ही आंखें नहीं होती, मेरे सेंसेस नहीं होते, मेरे सेंसेस वो ही एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं दिखा रहे होते जो मैं ही चाहता हूँ देखना, वो ही एल्गोरिथम सोशल मीडिया मुझे पुश नहीं कर रहा होता जो मैं ही चाहता हूँ देखना, तो क्या मुझे, मेरे सेंसेस को, मेरी इंद्रियों को ये सब दिखाई देता? तो फिर क्या ये मैं नहीं हूँ? मेरे ही अलग अलग रूप, मेरे ही अलग अलग पीआर नहीं है, मेरे ही अलग अलग फैन फॉलोइंग नहीं है जो कि मुझे दिखा रहे हैं वो सब कुछ मिला के, जो कि मैं देखना चाहता हूँ, जो कि मेरा ईगो, मेरा अहंकार देखना चाहता है। क्योंकि अष्टावक्र ऋषि के हिसाब से देखें तो वो तो कह रहे हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं हमेशा, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड अगेन। मैं उस थ्योरी में आ जाती हूँ क्योंकि वो थ्योरी है ही इतनी खास कि दृष्टा ही दृश्य है। तो अष्टावक्र ऋषि या जेके वो तो यही कह रहे हैं कि
देखो देखो, तुम्हारा ही दृश्य है जो है वो बन के दिख रहा है, तुम्हें ही भ्रमित कर रहा है। तो इससे पहले कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे भ्रमित कर दे तुम्हें इतना कि फिर संभालना मुश्किल हो जाए, बटोरना मुश्किल हो जाए, रिवर्ट बैक आना मुश्किल हो जाए, इससे पहले कि ये हो जाए उससे रोक लो। और वही देख रहे हैं हम प्रेजेंट वॉर सिचुएशन में भी कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना हो गई है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वॉर होता है तो क्या होगा, ठीक है ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है पाकिस्तानी मिलिट्री का भी हो जाएगा, मान लिया बाबा उनका हो जाएगा ईगो सेटिस्फाई, इंडिया का भी हो जाएगा कि चलो हमने भी उनके पता नहीं कितने उड़ा दिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं? वो इंडिया पाकिस्तान जो किसी तरीके से तो भी इन्वेडर्स के चंगुल से निकला था फाइनली, वो भी बंटवारा करा ही दिया जाते जाते उन्होंने, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी चंगुल से तो बाहर निकला ना। तो कहाँ उससे खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहिए था, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए था, साइंस की तरफ बढ़ना चाहिए था, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए था। वो उसकी जगह अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो क्या होगा, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, हो सकता है पूरी की पूरी सिटीज़ तबाह हो जाए। क्योंकि अब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पुराने हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर वेपन्स की तरह नहीं हैं, अभी और ज़्यादा पावर है उनमें। तो सोचो कि वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। मतलब मैं तो नहीं देख पाऊंगी यार कि कल को मेरे शहर में, पुणे में ऐसे कुछ हो और सब कुछ बर्बाद हो जाए और वो सह्याद्री माउंटेन्स जो मुझे इतनी पसंद है, लोनावला की हरियाली, वो सब ऐसे ख़त्म हो जाए और एक तिनका भी ग्रो ना कर पाए क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाए। या ऐसा किसी के साथ भी हो, लाहौर में भी क्यों हो ऐसा, कहीं भी क्यों हो ऐसा। क्या इतने क्लाइमेट चेंज करने के बाद अभी भी इंसानों में इतनी हैवानियत बची है कि वो और क्लाइमेट चेंज करना चाहते हैं और कार्बन एमिशन करना चाहते हैं, इतना कि डीएनए तक म्यूटेट हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से तो जो विक्टिम्स होते हैं उनकी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ म्यूटेट हो जाती है। क्या मिल जाएगा उससे? जो सुपर पावर्स है वो तो पॉपकॉर्न खाएंगे और हमारा डीएनए म्यूटेट हो जाएगा। तो क्या हम ये चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं यही समझाने की कोशिश शायद करते हैं ऋषि, तभी वो फिलॉसफीज उन्होंने उनके पीछे छोड़ी कि देखो क्या कर रहे हो तुम, न द्वैतम पश्यतो मम। ये जो द्वैत है, डुअलिटी है कि मैं हूँ, मेरा ईगो है, और वो एक तरीके का जो इन्वायरमेंट है वो प्रक्षेपित कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो सके। इस खेल से बाहर आओ। ये जो दृष्टा और दृश्य का खेल है, इससे खुद को पृथक जानो, अलग जानो। उस पुनरावृत्ति में, उस बार बार पुनर्चक्रण में, पुनर्जन्म में मत फंसो, क्योंकि वही तो तुम्हें निगल जाएगी। अरण्यमेव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम्। मेरे देखे ये सब अरण्य के समान है। अरण्य माने जंगल, जंगल यहाँ प्रकृति का प्रतीक है। मेरे देखे ये सब प्रकृति मात्र है, चाहे सड़कें हों, नगर हों, तमाम तरह के अन्य जड़ दृश्य हों, उन सब के लिए एक साझा नाम हो गया प्रकृति। और दूसरी बात, उस साझेपन में बस वही सम्मिलित नहीं है जो आंखों के सामने है, उस साझेपन में वो भी सम्मिलित है जो आंखों के पीछे है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। क्व रतिम करवाण्यहम्। ये जो रति है, ये जो डिज़ायर है, ये जो एक तरीके का अट्रैक्शन है, क्व रति करवाण्यहम्। मैं कैसे इससे रति करूं, मैं कैसे इसमें रत हो सकता हूँ, लीन हो सकता हूँ। ये जो पूरा आरण्यक है, ये जो पूरा जंगल है, प्रकृति है, वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जेंडर हो, मेल फीमेल, कोई भी, मुस्लिम हिंदू, ये पूरा पूरा जो डिवीज़न है, जब मैं देख पा रहा हूँ कि ये है तो प्रकृति ही, मेरा ही प्रोजेक्शन है, मुझसे ही निकल रहा है, तो मैं उस प्रोजेक्टर को क्यों भूल जा रहा हूँ और बस प्रोजेक्शन के डिवीज़न में ध्यान दे रहा हूँ। तो क्या ये माया नहीं है जो मुझे मोहित कर रही है, छल दे रही है? क्या ये माया नहीं है? क्यों मैं इसके साथ रति करके फंसूँ? क्योंकि जैसे ही मैं ये करूँगा वैसे ही मैं भूल जाऊँगा कि अब मैं माया के शिकंजे में आ गया हूँ।
अब जो आंखों के सामने है, मैं बस उसी पे ध्यान दे रहा हूँ, और जो आंखों के पीछे से ये सब करवा रहा है, मेरा ही अहंकार, ईगो, द प्रोजेक्टर, उससे मैं कहीं ना कहीं भूल जा रहा हूँ, और वही होगी मिस्टेक। जो माया चाहती ही है करवाना अहंकार से, ताकि वो आनंद तक ना पहुँच पाए, अपनी ही उच्चतम संभावना आत्मा तक ना पहुँच पाए, जहाँ तक जाना उसका स्वभाव है, ना कि इस द्वैत में, इस जंगल में, इस प्रकृति में, इस आरण्यक में फंसे रह जाना। साझेपन में बस वही सम्मिलित नहीं है जो आंखों के सामने है, उस साझेपन में वो भी सम्मिलित है जो आंखों के पीछे है। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, अन्यथा द्वैत का जाल कटेगा नहीं। और ये बहुत अद्भुत बात हो गई है कि मैं इस पूरी प्रकृति को जब एक जान जाता हूँ तो मैं फिर इस प्रकृति में नहीं रह जाता। तो सोचो, ध्यान से सोचो क्या कहना चाहता है ये श्लोक, ठीक है, कि जो प्रोजेक्टर है, ठीक है, क्योंकि रियलिटी इज द सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ ईगो, माइंड जैसा वो देखना चाहेगा वो देखेगा। पहली बात तो ये कि अगर आपको जो ईगो है उससे अलग अलग डिविजन्स दिखेंगे आसपास की, अलग है, अलग है, अलग है, वो एक नहीं देख पाएगा, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक पात्र बन के रह जाएगा, वो भी उन्हीं का हिस्सा हो जाएगा, उन डिविजन्स का एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि वो डिविजन्स जो हैं, जो अलग अलग विविधताएं हैं, वो उसे खींच लेंगी कि तू भी अब हमारी तरह बन जा, जस्ट अ वस्तु, कुछ खास नहीं तुझ में, क्योंकि तुझे तो हम सब अलग अलग लग रहे थे ना, तू भी एक पात्र था उसके बीच में, तभी हमें अलग अलग जान रहा था। क्योंकि जो खुद को अलग जानेगा उसी को तो फिर बाकी चीजें भी अलग लगेंगी। तो वही वो श्लोक कह रहा है कि द मोमेंट ये देख लिया ईगो ने कि उसी के रूप हैं जो उसे दिखाई दे रहे हैं, उसी मोमेंट में पूरा जो पासा है, पूरा जो पैराडाइम है, वो शिफ्ट हो जाएगा, पलट जाएगा। कि अगर बॉर्डर में टेंशन क्रिएट कर दिए गए, मेरे एक दो भाई मार दिए गए, तो मैं भी, वो हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ इस तरीके से मेरे अंदर होगा कि मैं भी बहक जाऊंगा और उसी तरीके से चीज़ों को सच मानने लगूंगा जैसा मेरा ईगो मुझे दिखाना चाहता है कि सब अलग अलग हैं, दुश्मन हैं। लेकिन द मोमेंट मैं ये देख लूंगा कि भाई ठीक है जो भी है, पर है तो मेरा ही प्रक्षेपण ना, उसी मोमेंट में वो पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, वो एकत्व आ जाएगा और वो इनसेपरेबल देख लेगा खुद को कि नहीं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, मैं भी इस प्रकृति का ही पार्ट हूँ जिसका जन्म हो रहा है हर प्रेजेंट मोमेंट में। क्योंकि वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, माइंड का जो मैनिपुलेशन है, वो बदल रहा है हर प्रेजेंट मोमेंट में बाहरी सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे कि बाहरी सिचुएशंस, बाहरी माया जैसे बदलना चाहती हो अहंकार को, वैसे बदल रही है, नचा रही है अपने इशारों पे। तो जैसी वो ये देख लेता है, वो अलग हो जाता है ऑब्जर्वर से भी, ऑब्जर्व्ड से भी, एक तरीके से द्वैत से अलग हो जाता है। अष्टावक्र ऋषि जिस द्वैत की बात कर रहे हैं इस श्लोक में, न द्वैतो पश्यतम मम, उस द्वैत से अलग हो जाता है, अब नहीं देख रहा होता उस द्वैत को और अद्वैत में स्थापित हो जाता है। नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअल में इस्टेब्लिश हो जाता है और तब वो सच में, वास्तव में, आनंद में स्थापित हो सकता है। जिसको विविधता दिख रही है उसको आकर्षण दिख रहा है, जिसको सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो दुनिया में अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, और दूसरी बात दुनिया से अलग वो स्वयं को भी समझ रहा है। जिसको ये सब भेद दिखाई दे रहे हैं, वो इन सब भेदों के मध्य एक पात्र मात्र है। अलग अलग चीजें हैं, उन सब चीजों में एक मैं भी हूँ, और जिसने इनको एक जान लिया वो इनसे अलग हो गया। तो साक्षी वही हो सकता है जो प्रकृति के नानात्व को मिथ्या जान ले और समूची प्रकृति को एक जान ले। और फिर जैसे आगे की फिलॉसफी में कह रहे हैं ऋषि और आचार्य जी कि ये तो देखना ही है, ये तो देखना ही है साक्षित्व में कि जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व्ड है, जो द्वैत है वो एक है, जो मैं है वो अलग नहीं है प्रकृति से, वो भी उसका हिस्सा ही है। ये तो देखना ही है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये जो अलग अलग टाइमलाइंस आपको दिखाई दे रही है,
जो काल है, वो जो छल रहा है कि वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, कि पास्ट अलग है, फ्यूचर अलग है, और प्रेजेंट में नहीं आने दे रहा है आपको। जो प्रेजेंट अद्वैत नॉन डुअल है उसमें स्थापित नहीं होने दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं फंसा दे रहा है इस द्वैत में। तो जैसे ईगो ये देख लेता है, वैसे ही वो ये भी देख लेता है कि ये जो काल है, जो छल रहा है, वो भी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। यही बात काल के पृथक कालखंडों के साथ हो जानी चाहिए। माने ठीक वैसे जैसे बाहर अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही काल के जो अलग अलग बिंदु हैं वो भी एक दिखाई दें, उनमें जो भिन्नताएं हैं वो ऊपरी हो जाएं। और क्योंकि जो डिसीजन ले रहा है ईगो, वो अलग अलग काल में जो उसे दिखाई दे रहे हैं, वो डिसीजन भी उसी से इन्फ्लुएंस होके ले रहा है। यही रीज़न है कि वो जो पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार जो पुनर्चक्र चल रहा है सेम तरीके के रिजल्ट्स का, कि एक ही तरीके के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। वॉर हो रही है, उसका सेम रिजल्ट आ रहा है, फिर से वॉर हो जा रही है, फिर वॉर हो रही है, फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर से वॉर हो जा रही है। तो एक गोल जो चक्र चल रहा है, पहले लेफ्ट गवर्नमेंट आ रही है, फिर राइट आ रही है, फिर लेफ्ट राइट। तो ये जो एक काल चक्र चल रहा है, तो ये भी फिर ईगो देख लेता है कि ये जो काल चक्र है ये भी अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरी मेमोरी के हिसाब से जो एक घटना है वो पास्ट है, और मेरी मेमोरी के हिसाब से जो दूसरी घटना है वो फ्यूचर है। लेकिन नहीं, कोई भी घटना डिपेंड तो चॉइस पे ही कर रही है ना ईगो के। जो ट्रिगर पॉइंट है प्रोजेक्ट करने का, प्रोजेक्शन को एसोसिएट करने का बाहर, वो तो अद्वैत द प्रेजेंट मोमेंट वहीं पे ना हो रहा है, वहीं से ना आ रहा है, वहीं से उठ रहा है ना वो। आप पीछे देखो, आप कहोगे 4000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 400 साल पहले, और 4 साल पहले, और 4 घंटे पहले, वो सब कुछ जो हो रहा था वो कुछ अलग अलग नहीं हो रहा था। वो एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति सी चल रही थी। प्रकृति अपने ही चक्र में सबको घुमा रही थी, सब कुछ चक्र के भीतर का ही है। और चक्र में बड़ा मुश्किल है कह पाना कि प्रथम बिंदु कौन सा है, आरंभिक बिंदु कौन सा है। एक चक्र है, एक वृत्त है, तो उसमें तो बस दोहराव होता है, कहीं शुरुआत नहीं होती, कहीं अंत नहीं होता। तो जब तक वो अलगाव नहीं आएगा, वो काल की जो माया है जो अलग अलग दिखाई दे रही है, उससे एक अलगाव नहीं आएगा, उससे ब्रेक नहीं होगा ईगो का एसोसिएशन, तब तक चॉइस भी नहीं बदल सकती, तब तक काल की धारा को भी नहीं तोड़ा जा सकता। ये जो पुनर्चक्रण है ये चलता ही रहेगा, इसको भी नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मानो इस पूरे श्लोक का जो कंस्ट्रक्शन है वो ही कुछ इस तरीके से हुआ हो कि जो शुरू ही हो रहा हो एक तृप्ति से, एक आनंद की स्टेट से, जैसे कि कोई सर्कल हो और उसकी शुरुआत ही हो रही हो एक आनंद की स्टेट से, अहो से, और फिर पूरा पुनर्जन्म, ये जो साइकिल है इसका चक्र चल रहा हो, ये जो पूरा द्वैत है, जो डिवीजन दिखाई देता है। और फिर जैसे आगे मानो ये श्लोक एक फॉर्मूला दे रहा हो कि हाँ ठीक है ये द्वैत है, लेकिन उसमें फंस के नहीं रह जाना है अहम को। अगर वो अपनी उस सर्कल को कंप्लीट करके वापस अपने स्वभाव आनंद तक, तृप्ति तक, पीस तक स्थापित करना चाहता है खुद को और खुद के प्रोजेक्शन को, ये जो अलग अलग रूपों के थ्रू दिख रहे हैं दुनिया में उसे, अलग अलग लोगों के चेहरे लेके, अलग अलग कंट्रीज़ के चेहरे लेके, काल से फिर आगे भी अपेक्षा रखी नहीं जा सकती। पीछे जो कुछ हुआ है अगर वो सब कुछ एक ही था तो आगे भी जो कुछ होगा वो सब एक ही होगा। तो आदमी फिर सिर्फ वस्तुओं से अलग नहीं होता, काल से भी अलग हो जाता है। ठीक जैसे देखना है कि सब वस्तुएं अलग अलग होकर भी, और सब लोग, सब पूरा जनसमूह अलग अलग होकर भी एक है, वैसे ही ये भी देखना है कि भूत के सारे खंड और आगत भविष्य के सारे क्षण भी सब एक ही हैं और उसमें बड़ा आनंद है। आनंद ना होता तो अहो से आरंभ ना होता। अहो से आरंभ होने का अर्थ ही है कि अहो भाव है। अहो भाव दुख को नहीं अभिव्यक्त करता। अहो भाव का अर्थ ही होता है कि उसमें तृप्ति है, सहज आनंद है। तो अगर उस द्वैत से उसे दूर जाना है तो कहीं ना कहीं उसे इस अहो भाव को, ये जो
तृप्ति की स्टेट है ना जो हर इंसान चाहता है, किसी अगले जन्म में नहीं चाहता वो हूरें कि भाई स्वर्ग में चली जाएगी तब मिलेगी, या अप्सराएं कि नहीं भाई स्वर्ग में चले जाएगी तब इंद्र की अप्सराएं मिलेगी या दूध की नदियाँ मिलेगी, वॉटेवर। नहीं, ये जो अहो है ये तो अभी ही हो सकता है ना, क्योंकि ये अभी है, राइट नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट में है। तो जब तक जो ईगो है उसे ये नहीं रियलाइज़ होगा कि कोई हूरे नहीं है जो अगले जन्म में है, इसी जन्म में है और इसी पृथ्वी में है, तो इसीलिए यहाँ कुछ भी हो जाए, प्रेजेंट मोमेंट में अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो प्रेजेंट मोमेंट भी बर्बाद हो जाएगा। जो खूबसूरत प्रकृति है, जो खुद ही इतनी सुंदर है कि किसी दूध की नदी की ज़रूरत नहीं है, अगर जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वही खूबसूरत हो तो क्या वही स्वर्ग नहीं है? बिना किसी कार्बन एमिशन के या न्यूक्लियर रेडिएशन के अगर सिंधु नदी बह रही हो और उसका पानी मिल रहा हो दोनों ही देशों को या किसी भी देश को, तो क्या ये आनंद नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में? तो क्यों किसी अगले जन्म की हूरों के चक्कर में प्रेजेंट मोमेंट का जो स्वर्ग है, जो प्रेजेंट मोमेंट की समृद्धि है, आनंद है, पीस है, उसे बर्बाद करना चाहता है ईगो? तो क्या ये छल नहीं है? तो इसी भाव को कहीं ना कहीं, इसी बात को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रही है अष्टावक्र गीता, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट लव द फिलॉसफी ऑफ अष्टावक्र गीता, and it has become one of my recent favorite philosophies जो अष्टावक्र ऋषि ने दी है। So that was it for this video guys. I hope इस वीडियो के थ्रू आपको अष्टावक्र गीता के जो वैदिक फिलॉसफी के परसेप्शंस हैं वो जानने को मिले होंगे। वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही फिलोसॉफिकल वीडियोस और भी इस चैनल में आते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।